बहू सीधे खड़े पेड़ के तने के बीच में कुल्हाड़ी से गड्ढा करके बड़ा कर रही होती है, तो वहीं सास और नंद आसपास से सूखी लकड़ियां जमा करके उन्हें काट रही होती हैं और पति अपने बेटे के साथ बैठकर दरवाजा में कील ठोक रहा होता है। बस बेटा, थोड़ी देर में ये दरवाजा बनकर तैयार हो जाएगा। विनीत जी, मैंने पेड़ के तने में इतनी जगह बना दी है कि हम आराम से लेट सके। वो तो शुक्र है कि हमें ये पेड़ मिल गया, बड़ा है ये, अंदर से आराम से हम सब रह सकते हैं। ये लो भैया, मैं और माँ सूखी लकड़ियाँ ले आए हैं। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, आज हमारी परेशानी खत्म हो जाएगी। आखिर ऐसी कौन सी परेशानी है कि इतनी ठंड में जंगल में पूरा परिवार इतनी मेहनत कर रहा? आइए जानने के लिए चलते हैं कहानी में थोड़ा पीछे। माँ, बहुत ठंड लग रही है, अब तो एक स्वेटर ला दो, ये फट गया है। बेटा, अभी दादू की तबीयत खराब है, देखो जमीन पर कैसे कंबल ओढ़कर सो रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा समय दो। जैसे ही पैसों का इंतजाम होगा मैं तुम्हारे लिए स्वेटर ले आऊंगी। आकांक्षा, बाहर तो बहुत ठंड हो रही है। इतनी ठंड में तो मुझसे मजदूरी भी नहीं की जा रही। काश कि इस ठंड में कोई दूसरा काम मिल जाता। अपने परिवार को ठंड से कांपता देख आकांक्षा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पुरानी बातें याद करती है। नीतू, आराध्या, कितनी ठंड हो रही है ना, और कॉलेज जाना भी जरूरी है। हम अच्छी पढ़ाई करेंगे तभी तो हम अपनी गरीबी दूर कर पाएंगे। हाँ यार, हम इतने गरीब क्यों हैं? मैंने तो सोच लिया है कि अगर मैं अपनी दुनिया में कुछ नहीं कर पाई तो किसी अमीर लड़के से शादी कर लूंगी। इतना बोलकर तीनों दोस्त हंसने लगती हैं और यह सब सोच रही आकांक्षा भी जोर जोर से हंसने लगती है। उसको हंसता देख राजू अपनी माँ से कहता है, माँ, हम यहाँ ठंड से कांप रहे हैं और तुम हंस रही हो, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं बेटा, बस कुछ पुरानी बातें याद आ गई। तुम स्कूल जाओ और विनीत जी आप काम पर जाइए, माँ जी हम जंगल से लकड़ियाँ लेकर आते हैं। अब आकांक्षा अपनी सास सुमित्रा के साथ जंगल जाती है और वो दोनों सास बहू पहली बार जंगल के बीच जाती हैं, जहाँ आकांक्षा की नजर आसपास के पेड़ों पर पड़ती है जो कि काफी मोटे और फैले हुए थे। माँ जी, यहाँ कितने मोटे पेड़ हैं, इंसान इन पेड़ों के अंदर ही कटाई करके अपने रहने का जुगाड़ कर सकता है। मैंने तो सोच लिया है हम यहीं से लकड़ियाँ ले जाएंगे, कभी लकड़ी की कमी नहीं होगी हमें। नहीं नहीं बहू, आज आ गए कल से नहीं आएंगे, ये जंगल के बीचों बीच है, मैंने सुना है यहाँ जानवर भी हैं, हमारी जान को खतरा है। चल जल्दी से अब लकड़ियाँ और सूखी झाड़ियाँ लेकर घर चलते हैं। सुमित्रा के कहने पर आकांक्षा आसपास से सूखी लकड़ियां और झाड़ियां जमा करने लगती है और अपनी ऐसी हालत देखकर एक बार फिर पुराने यादों को याद करती है, जहां वो अपनी दोस्तों के साथ गरीबी में भी बहुत मजे करती थी। आकांक्षा, ये देख, ये लकड़ी और ये गिल्ली जंगल में जाकर खेलेंगे ताकि कोई हमें भगा ना सके। आराध्या, नीतू, तुम दोनों ने तो सोच लिया, अगर कुछ नहीं कर पाई तो अमीर घर में शादी कर लूंगी, पर मुझे तो शादी से पहले ही कुछ करना है। ये गरीबी और बर्दाश्त नहीं होती मुझसे, मैं अपनी सारी जिंदगी गरीबी में नहीं बिताना चाहती, इसलिए मैं तो चली पढ़ाई करने। तुम दोनों को जाना है तो जाओ, फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें ट्यूशन नहीं दिया। ये सोचते हुए आकांक्षा वहीं जंगल में उदास बैठ जाती है। अपनी बहू को उदास देख सुमित्रा उससे कहती है, अरे क्या हुआ बहू, तो क्या सोचने लगी? यही माँ जी कि गरीब इंसान अपने बलबूते कभी कुछ नहीं कर सकता। हम तीनों ही दोस्त गरीब थे, पर मेरी दोनों दोस्त की शादी अमीर घर में हो गई और आज वो अपनी जिंदगी अच्छे से जी रही हैं और मैं आज भी गरीब हूँ। क्या फायदा हुआ मेरी पढ़ाई लिखाई का, क्योंकि मैं अपने पैरों पर तो खड़ी हो ही नहीं पाई। बहू, वो पुरानी बातें थी, भूल जा। और ये सूखी झाड़ियाँ ले ले, खिड़की दरवाजे टूट गए हैं, दीवारों में छेद है, हम इन झाड़ियों से घर को ठीक कर लेंगे ताकि घर के अंदर गर्माहट हो सके। इस तरह आकांक्षा अपनी सास के साथ सूखी झाड़ियाँ ले जाती है और आकांक्षा घर के अंदर बैठकर खाना बना रही होती है, तो सुमित्रा अपनी बेटी के साथ मिलकर घर के बाहर से घर को झाड़ियों से कवर कर रही होती है। माँ, मैंने इन झाड़ियों से खिड़की दरवाजे सब कवर कर दिए हैं और दीवार में जो छेद थे वो भी भर दिए हैं। अब अंदर चलते हैं, भाभी खाना बना रही हैं, घर गर्म हो चुका है। अब घर कितना गर्म लग रहा है। बहू, तुम रात को खाना बनाकर चूल्हे में आग छोड़ देना ताकि सारी रात घर गर्म रहे। इस तरह पूरा परिवार खाना खाकर सो जाता है, पर चूल्हे में जल रही आग और बाहर चल रही हवा की वजह से घर में आग लग जाती है। पूरा परिवार जैसे तैसे रात को अपनी जान बचा लेता है और अपना घर नहीं बचा पाता। माँ, अब हम कहाँ जाएं? हमारा घर पूरी तरह से जल चुका है और ये गांव वाले हमारी मदद नहीं करने वाले।
माँ जी, अब हमारे पास बस एक ही रास्ता है और वो जंगल है। वहाँ के पेड़ की शाखाएं तने बहुत बड़ी हैं। जब तक सर्दियाँ हैं तब तक हम वहीं किसी पेड़ में ही अपना घर बनाकर रहेंगे और गर्मियों में वापस अपने जले घर में आ जाएंगे और इन पैसों को जोड़कर अपने घर की मरम्मत करवाएंगे। अब पूरा परिवार जंगल में आकर कड़ी मशक्कत करता है और अपने रहने के लिए पेड़ के अंदर घर बनाता है। माँ, हमारा ये छोटा सा पेड़ घर तो बहुत सुंदर और गर्म है। पर हम कब तक इस पेड़ के घर में रहेंगे? यहाँ 2 या 3 जने ही सो सकते हैं, बाकी लोगों को बैठना पड़ता है। कुछ दिन की दिक्कत है बेटा, झेलनी पड़ेगी। बहू तू पेड़ घर के बाहर बैठकर खाना बना ले, अंदर तो जगह नहीं है। पेड़ घर में कम जगह होने की वजह से वो लोग जैसे तैसे पेड़ घर में रहते हैं और आकांक्षा पेड़ घर के बाहर बैठकर खाना बनाती है और पूरा परिवार बाहर ही खाना खाकर पेड़ घर के अंदर सोता है। इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं और उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विनीत जी, यहाँ से तो आपको काफी समय लगता होगा काम पर जाने में। आप मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? शहर चले जाइए। आपको पता है मेरी दोनों दोस्तों ने अमीर घर में शादी कर ली और वो शहर में ही रहती हैं। अगर आप भी शहर में काम करेंगे तो क्या पता हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए। आकांक्षा, इतनी ठंड में मैं अपने परिवार को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। और अब तो हमारे सिर पर छत भी नहीं है। तुम फिक्र मत करो, मैं यहीं रहकर कुछ करता हूँ। भाभी, अंदर चलते हैं। देखो, फिर से कुछ लोग जंगल सफारी करने के लिए आ रहे हैं। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो कहीं वो हमें यहाँ से भगा ना दें। जीप में सफारी राइडर को आता देख पूरा परिवार डरकर अपने पेड़ घर में चला जाता है। दरवाजा बंद कर सहम कर बैठ जाता है। वहीं विनीत काम करने के लिए बाहर जाता है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन आकांक्षा जब अपने पेड़ घर के बाहर बैठकर खाना बना रही होती है और राजू थका हुआ स्कूल से आ रहा होता है, तभी एक जीप पर 2 अमीर लड़कियां सफारी राइड करती हुई आती हैं और जब उनकी नजर पेड़ घर के बाहर आकांक्षा पर पड़ती है तो वो अपनी जीप वहीं रुकवा देती है और उसके पास जाती है। ये नीतू और आराध्या होती है। आकांक्षा, तू इस जंगल में यहाँ खाना बना रही है? और ये क्या, पहली बार मैंने देखा है पेड़ के तने में दरवाजा। अंदर रहने की जगह है क्या? आकांक्षा, तुमने जंगल में इतना अच्छा घर बना रखा है, हमें अपना घर दिखाओ ना। अब तो हम कैंपिंग ना करके 2 दिन तुम्हारे पेड़ घर में ही रहेंगे। इतना बोलकर नीतू और आराध्या पेड़ घर के अंदर जाती हैं और वो देखती हैं कि छोटी सी जगह में एक कोने पर गरीब परिवार ने अपना बिस्तर कपड़े रखा है। आकांक्षा, तुम इस पेड़ घर में इतनी बुरी हालत में रह रही हो? क्या नीतू, तुम भी कौन सी बातें लेकर बैठ गई हो? अब यही हमारा घर है। अब तुम यहाँ आई हो तो तुम आराम से यहाँ रुक कर जाना। मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ, खाना बन चुका है। इस तरह आकांक्षा बात को घुमाने की कोशिश करती है और पूरी रात दोनों दोस्त उसके घर में बिताती है, जिसकी वजह से कुछ लोग पेड़ घर के बाहर बिस्तर लगाकर सोते हैं। और अगली सुबह एक बार फिर दोनों दोस्त आकांक्षा से उसके गरीब परिवार के बारे में पूछती हैं, पर आकांक्षा कुछ नहीं बताती और बाहर चली जाती है। जिसके बाद बिस्तर पर बीमार लेटा अशोक नीतू और आराध्या से कहता है, बेटा, तुम्हारी दोस्त तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली। अरे मैं तुम्हें बताता हूँ, वो हमेशा तुम दोनों को याद करती थी और मुझे अच्छा लग रहा है तुम दोनों आज इतनी खुश हो। पर तुम्हारी दोस्त नहीं है, इसका दुख भी है। हमारा घर जल गया, सर्दी में हम बेघर हो गए, रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए इस पेड़ को अपना घर बनाया और यहाँ रह रहे हैं। पता नहीं कब तक यहाँ रहना पड़ेगा। बस जल्दी से गर्मी आए तो हम इस पेड़ घर को भी खाली करके अपने जले हुए घर में जाएं और उसकी मरम्मत करवा पाए। अंकल जी, आप गर्मी में नहीं बल्कि इसी सर्दी में ही अपने असली घर में जाएंगे। नीतू, हमें हमारी दोस्त की मदद करनी चाहिए। वो हमसे कभी भी मदद नहीं लेगी, पर तुम्हें याद है ना कि वो हमें कैसे मुफ्त में क्लासेस देती थी, क्योंकि हमारे पास ट्यूशन देने के लिए पैसे नहीं थे। आज वो समय आ गया है जब हम अपनी दोस्त को गुरु दक्षिणा दें। इसीलिए आकांक्षा के गांव चलते हैं और उसके घर की मरम्मत करवाते हैं। आकांक्षा की मदद करने के लिए दोनों दोस्त गांव जाती हैं और ठेकेदार को पैसे देकर घर की मरम्मत करवानी शुरू कर देती हैं। वो मिट्टी का घर पक्का घर बन जाता है और इस दौरान वो दोनों अपनी दोस्त के साथ उस पेड़ घर में रहती हैं। आकांक्षा, तुम और तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा है। यहाँ रहकर हमें बहुत अच्छा लगा, पर कल तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? वो कल पता चल जाएगा। अगले दिन आकांक्षा की दोनों दोस्त उनके गांव ले जाती हैं और अपना पक्का घर देखकर पूरा परिवार इमोशनल हो जाता है। हम जानते थे तुम हमारी मदद कभी नहीं लोगी, भले ही तुम्हें अपनी सारी जिंदगी उस पेड़ घर में ही क्यों ना गुजारनी पड़े, पर ये हमने तुम्हारी मदद नहीं करी। हमने गुरु दक्षिणा दिया है। याद है ना, तुमने हमें ट्यूशन दिया था। और विनीत, तुम्हें गांव में रहकर काम करने की जरूरत नहीं है। तुम हमारे साथ शहर चलो, हम तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे।
इस तरह एक गरीब सहेली के घर दो अमीर सहेलियां आकर उसकी मदद करती हैं। बाप रे बाप, ये पानी कितना ठंडा है और इस ठंडे पानी से तो मेरा हाथ पूरा बर्फ हो गया है। आप तो दोपहर से बर्तन धो रही हो, ये सोचो मुझे इसी ठंडे पानी में रात को बर्तन धोने पड़ते हैं और इतनी देर तक मुझे ठंड लगती रहती है। मुझे तो लगता है अब हमें अपने अपने पतियों से हीटर मंगवा लेना चाहिए। क्या कुछ भी बोलती हो देवरानी जी, आपको तो पता ही है हमारी सास का, अगर गलती से पता चल गया कि हमने उनके बेटे से हीटर मंगवाया है तो पूरा घर सर पर उठा लेंगे। अब बर्तन धो के रसोई के काम निपटा के चारों बहू अपने अपने कमरे में जाती हैं, जहां उनके पति कंबल में बैठे हुए होते हैं, जिसे देखकर चारों को बहुत गुस्सा आता है। खाना खाया और आराम से आके कंबल में बैठ गए। जिस दिन ठंडे पानी से बर्तन धोना पड़ेगा ना, उस दिन पता चलेगा। अरे रे रे रे, ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? तो और क्या करूं, सुबह शाम ठंड से ठंडे पानी से काम करके आपको पता भी है मुझे कितनी ठंड लगती है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देता। ये नहीं कि अपनी बीवी के लिए एक हीटर ले आऊं। ठंड से काम कर करके मेरे पूरे हाथों में सूजन आ चुका है, लेकिन आपने तो आंखों पर पट्टी बांध रखी है ना। बीवी खाना बनाकर देती रहे और आप खाते रहो, और इससे ज्यादा आपको मतलब ही क्या है? अरे रेशमा, ऐसे क्यों बोलती हो? मुझे तुम्हारी चिंता है। आओ इधर रजाई में बैठो। अगर चिंता होती ना तो आप मेरे लिए इस ठंड में हीटर लेकर आते। मुझे ऐसे ठंड में काम नहीं करने देते। ऐसे ही चारों अपने पतियों से लड़ रही होती हैं कि उनसे ठंड में अब काम नहीं होगा, और अगर काम करेंगे तो उन्हें अपने लिए हीटर चाहिए। नेहा, तुम चिंता क्यों करती हो? तुम्हें पता तो है कि मेरा हीटर का ही काम है। तुम टेंशन मत लो, मैं कल तुम्हारे लिए हीटर लेकर आऊंगा। ऐसे ही वक्त गुजरता है और अगले दिन दीपक अपने घर में नीलम के लिए हीटर लेकर आता है। लो, आप ले आए हीटर। चलो, अब मुझे इस ठंड में थोड़ी तो राहत मिलेगी। वाओ, आई एम सो हैप्पी। अच्छा है देवर जी हीटर लेकर आ गए। सारा दिन काम करके ठंड भी बहुत लगती है। हाँ, अब हीटर से रूम भी गर्म हो जाया करेगा, नींद भी अच्छी आएगी। एक हीटर और सेकने वाले 1000 हीटर आए नहीं कि सबको ठंड लगने लग गई। अब एक हीटर को मैं किस किस को दूंगी? इसको मैं सिर्फ अपने कमरे में ही रखूंगी। नीलम रात में अपने कमरे में हीटर जलाकर अपने पति दीपक के साथ हाथ सेक रही होती है। तभी सुधा वहां आती है और कहती है, बेटा मैं बाहर हॉल में सोती हूँ, जिस वजह से मुझे बहुत ठंड लगती है, और अब तूने हीटर ले लिया है और ये रूम बहुत ज्यादा गर्म है, तो मैं सोच रही थी कि मैं भी तुम दोनों के साथ ही सो जाऊं। आप कैसी बातें कर रही हो माँ जी? बेटी बहू के कमरे में सास सोएगी तो कैसा लगेगा? हम लोग कैसे सो पाएंगे आपके सामने? बहू की बात सुनकर सुधा वहां से चली जाती है और बाहर हॉल में रजाई लेकर सो जाती है। अगले दिन सुबह तुलसी नीलम के कमरे से हीटर लाके हॉल में रखती है और सब हाथ सेक रहे होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर है हीटर। मैं अपने कमरे में ढूंढ रही थी। चलो, अगर आप लोगों ने अपने हाथ सेक लिए हैं तो मैं इसे लेकर जा रही हूँ। देखा तुलसी, कैसे देवरानी जी अपने हीटर को उठा कर ले गई और हमें हाथ भी नहीं सेकने दिए। तुम चिंता मत करो, देखो कल ही मैं भी अपने पति से कैसे भी करके हीटर मंगवाती हूँ। शाम को चारों के पति घर पर आते हैं और खाना खाकर अपने अपने कमरे में जाते हैं। तभी तुलसी, रेशमा और नेहा अपने पति से गुस्से में हीटर लाने को कहती हैं। तीनों ही पूरी रात अपने पति से हीटर के लिए लड़ती रहती हैं, जिस वजह से अगले दिन उनके पति उनको हीटर लाकर दे देते हैं। एक हीटर कम था कि तुमने ये 3-3 हीटर और मंगवा लिए। तुम चारों मेरे बेटों के पैसों को आग लगा के ही मानोगी। अब इस ठंड में चारों ही बहू एनी टाइम अपने चारों हीटर को जलाकर रखती हैं, जिस वजह से सुधा बहुत ज्यादा परेशान थी। एक दिन तुलसी रात में हीटर सेक रही होती है कि तभी स्विच में आग लग जाती है और हीटर फूंक जाता है। अरे क्या हुआ तुलसी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन हीटर फूंक गया और सॉकेट में भी आग लग गई। तुमसे कितनी बार कहा है इतनी देर तक हीटर मत जलाकर रखा करो। इतनी देर तक चलने की वजह से हीटर गर्म हो जाता है और उसका प्लग फूंक जाता है। अब मैं इसको कल सुबह ठीक करूंगा। अभी तुम आकर सो जाओ रजाई में। ऐसे ही एक दिन चारों बहू अपने अपने कमरे में हीटर जला के सो रही होती हैं कि तभी पावर पॉइंट गर्म होने की वजह से मीटर फूंक जाता है। पावर पॉइंट बहुत ज्यादा गर्म होने की वजह से अंदर से जल चुका है। आप लोग ज्यादा वोल्ट की चीज यूज कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा बिजली खींच रहा है। ऐसा क्या यूज करते हैं आप लोग? बेटा मेरी चारों बहू पागल हैं। 4 कमरे में 4 हीटर एनी टाइम जलाकर रखती हैं, तो शॉर्ट सर्किट तो होगा ही। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर पावर पॉइंट को चेक करके वहां से चले जाते हैं। देख लिया तुम चारों ने, एनी टाइम हीटर जलाने की वजह से पावर पॉइंट में आग भी लग सकती थी। अभी भी समय है, सुधर जाओ, मत चलाया करो इतना हीटर। सुधा की बात से चारों बहू के कानों में जूं तक नहीं रेंगती और वो फिर अपने कमरों में हीटर चलाकर सेकने लगती हैं। ऐसे ही एक दिन चारों भाई हॉल में बैठकर पकौड़े खा रहे थे कि तभी उन्हें दरवाजे की दस्तक सुनाई देती है और दीपक जाकर दरवाजे को खोलता है। ये लीजिए दीपक जी, ये है आपके महीने का बिल, टाइम से भर दीजिएगा।
दीपक बिजली बिल को लेकर अपने तीनों भाइयों के पास आता है। कितना बिल आया है दीपक, जरा बोलकर बताना। 1 महीने का बिल आया है भैया, 1 लाख। बिजली बिल सुन के तीनों के ही हाथ से पकौड़े की प्लेट छूट जाती है और वो चौंकते हुए कहते हैं, तुझे अंदाजा भी है तू क्या कह रहा है? 1 लाख? ये 1 महीने का बिल है? मुकेश जरा देख तो। हाँ भैया, दीपक सही कह रहा है, 1 महीने का बिल 1 लाख रुपए ही आया है। मैं मना करती थी मत चलाओ 4-4 हीटर, लेकिन मेरी बात कोई सुने तब ना। अब भरो 1 लाख रुपए। ये चारों बहुएं एक दिन हम लोगों को रोड पर ले आएंगी। सारा कमाया धमाया लगता है बिजली वाले में ही जाएगा। माँ जी, सबसे पहले हीटर मेरे पति लेकर आए थे, जिसे देखकर इन तीनों ने भी मंगा लिया, तो बिल तो आएगा ही ना। बात घर में 4 हीटर रहने की नहीं है, बात है अंधाधुंध हीटर चलाने की। अरे तुम तीनों एक एक करके भी तो हीटर चला सकती हो। कोई सुबह चला लो, कोई शाम को चला लो। एनी टाइम चारों हीटर एक साथ चलने की वजह से इतना बिल आया है। अब जैसे तैसे करके चारों बेटे 1 लाख का बिल भरते हैं और इधर चारों बहुओं को कोई असर ही नहीं था और वो अभी भी अंधाधुंध हीटर चलाकर सोते रहते हैं। ऐसे ही एक दिन चारों बहू अपने कमरे में हीटर जलाकर सो रहे थे। रूम का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म होने की वजह से चारों बेटे बाहर निकलकर अपनी माँ के साथ हॉल में सो जाते हैं। ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? अरे बेटा सुन, उठना, जरा देख रसोई में कुछ जल रहा है क्या? बहुत देर से जलने की बदबू आ रही है। हमारी रसोई में तो कुछ नहीं जल रहा है माँ। माँ जी, हमें भी कब से जलने की बदबू आ रही है, इसीलिए हम लोग हॉल में आ गए। एक बार रेशमा दीदी के कमरे में चलते हैं, वो सो रही है, उनको भी उठा देते हैं। पूरा परिवार रेशमा के कमरे में जाता है, जहां वो देखते हैं कि रेशमा कोने में सो रही है और उसके पूरे रजाई में धीरे धीरे आग की लपटें बढ़ रही हैं। उठ बहू, बहू उठ। अरे उठ बहू, तेरे बिस्तर में आग लगी पड़ी है। बहू तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? कब से तेरे बिस्तर में आग लगी पड़ी थी और तू आराम से सो रही है? माँ जी, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि मेरे बिस्तर में कब और कैसे आग लगी। भगवान का शुक्र है कि आप लोग समय से आ गए और मुझे बचा लिया। मैं तो तुझे 1000 बार कहती थी कि सोने से पहले हीटर को बंद कर दिया कर। अब अकल ठिकाने आई, आज मर जाती तो क्या होता। हाँ माँ जी, आपसे ही कहती थी, और आज से हम लोग फालतू का हीटर नहीं जलाएंगे और जरूरत खत्म होने पर ही हीटर को बंद भी कर दिया करेंगे।